आइए सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रुपहले पर्दे की कोई कहानी असल जिंदगी में सच हो सकती है? आज के हमारे इस विश्लेषण में हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिनका जन्म 22 जून 1974 को हुआ था। जी हां, वही विजय जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से दलपति यानी सेनापति कहते हैं। एक मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेता, एक शानदार पार्श्व गायक और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ये सफर जितना हैरान करने वाला है, उतना ही रणनीतिक भी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। आपको क्या लगता है ये महज एक नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये वो जादुई आंकड़ा है, उन विधानसभा सीटों की संख्या है जो विजय की नवगठित पार्टी तमिलक वेट्री कलकम यानी टीवीके ने 2026 के चुनावों में जीतकर सबको चौंका दिया। सच में एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए ऐसा प्रदर्शन लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखें तो लगभग 34.9% वोट शेयर के साथ टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके के उस 50 साल पुराने मजबूत राजनीतिक एकाधिकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हालांकि उनका दल स्पष्ट बहुमत से बस थोड़ा ही पीछे रह गया था, लेकिन फिर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इससे कहते हैं राज्य की राजनीति में एक असली भूचाल। तो यहां से शुरू होता है हमारा पहला भाग, सिनेमाई सफर, एक नायक का निर्माण। चलिए देखते हैं कि पर्दे का हीरो कैसे तैयार हुआ। उनका ये सफर शुरू हुआ था 1984 में, एक बाल कलाकार के रूप में। उस वक्त उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ही उनकी फिल्मों का निर्देशन कर रहे थे। फिर 1992 में 18 साल की उम्र में उन्होंने नालाया थीरपू से मुख्य अभिनेता के तौर पर अपना डेब्यू किया। शुरुआत में थोड़ी आलोचनाएं मिली, लेकिन आप जानते हैं ना, एक असली हीरो कभी हार नहीं मानता। 1996 में पूवे उनाकागा, 1997 में कदालुक्कू मर्यादाई और फिर कुशी जैसी फिल्मों के जरिए वो 90 के दशक के सबसे चहेते रोमांटिक हीरो बन गए। इसी बेजोड़ अभिनय ने उन्हें 3 बार तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी दिलाए। 2000 के दशक की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया। हमारे इलिया दलपति यानी युवा कमांडर अब पूरी तरह से दलपति यानी जनता के सेनापति में बदल रहे थे। विजय ने पोकिरी जैसी जबरदस्त एक्शन मसाला फिल्मों का रुख किया और भाई 2004 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर गिल्ली का तो क्या ही कहना। उस फिल्म ने इतिहास रच दिया और महान अभिनेता से राजनेता बने एमजीआर के पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तक तोड़ डाले। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, एक्शन से असलियत, किरदारों का प्रभाव। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उनका ऑन स्क्रीन अवतार उनके ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व में ढलने लगा। आप देखिए, पर्दे पर मर्सल और सरकार जैसी फिल्मों में विजय लगातार भ्रष्टाचार, सिस्टम की नाकामियों और कॉर्पोरेट लालच से लड़ते हुए नजर आए। लेकिन ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं थी। असल जिंदगी में 2009 में ही उन्होंने विजय मक्कल यक्कम बनाकर अपने फैन क्लब्स को एक शानदार कल्याणकारी नेटवर्क में बदल दिया था। और जब वो जल्लीकट्टू विरोध प्रदर्शनों में मजबूती से खड़े दिखे तो सबको समझ आ गया कि सिनेमाई लड़ाइयां अब असल जमीनी लड़ाइयां बन चुकी हैं। अब जरा इस बेहद अहम तथ्य पर ध्यान दीजिए। विजय के इन्हीं फैन क्लब्स ने 2022 के स्थानीय निकाय चुनावों में ही 115 सीटें जीत ली थीं। मतलब समझ रहे हैं आप, उनका राजनीति में आना कोई रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। उनके फैंस पहले से ही राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। इसके अलावा एक सफल पार्श्व गायक और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो उनकी लोकप्रियता थी, उसने इस जमीनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, असली राजनीति की तैयारी, टीवीके का जन्म। अब पर्दे के पीछे की गई असली मेहनत सामने आने वाली थी। फरवरी 2024 यही वो समय था जब उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके लॉन्च की और राज्य की आधी सदी पुरानी द्विदलीय व्यवस्था को सीधे चुनौती दे डाली। वैचारिक रूप से अगर देखें तो विजय ने अपनी पार्टी को सेंटर लेफ्ट रखा। उन्होंने साफ साफ बीजेपी को अपना वैचारिक प्रतिद्वंदी बताते हुए राइट विंग राजनीति को सिरे से खारिज किया और वहीं सत्ताधारी डीएमके को कथित भ्रष्टाचार और वंशवाद के लिए अपना राजनीतिक विरोधी घोषित किया। उनका स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बड़ा सफर आसान नहीं होता। सितंबर 2025 में टीवीके की करूर रैली में जो भगदड़ मची, वो एक बेहद दुखद घटना थी जिसमें 41 लोगों की जान चली गई।
हालांकि विजय ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी, लेकिन इस घटना ने एक बड़ी सच्चाई सामने रख दी। इसने दिखा दिया कि सिनेमा के फैंडम को जमीनी राजनीति के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कितना मुश्किल काम है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी सीबीआई जांच भी बिठाई गई। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, एकाधिकार को तोड़ना एक ऐतिहासिक जनादेश। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद टीवीके का 2026 का चुनावी घोषणा पत्र एकदम गेम चेंजर साबित हुआ। इसमें क्या था? महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह, बेरोजगार स्नातकों के लिए 10,000 रुपए, 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, किसानों के लिए कर्ज माफी और जरा सोचिए, एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय बनाने का वादा। प्राचीन तमिल ग्रंथ तिरुकुरल से प्रेरित होकर बनाए गए इस घोषणा पत्र ने वाकई में महिलाओं, किसानों और युवाओं के वोटों को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। जोसेफ विजय चंद्रशेखर का ये कोट उनकी पूरी राजनीतिक अभियान का निचोड़ है। उन्होंने कहा, टीवीके ने ईमानदार प्रशासन को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया है। हमारा पहला चुनाव घोषणा पत्र ईमानदारी का आश्वासन है। बस इसी एक सीधे और सच्चे मैसेज ने उन्हें राज्य के पुराने और पारंपरिक नेताओं के सामने एक एकदम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 50 साल पुराना वो मजबूत राजनीतिक एकाधिकार अब टूट चुका है और रूपले पर्दे के दलपति असल जिंदगी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई है, या फिर ये सिर्फ एक नए राजनीतिक युग के नाटक का पहला सीन है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।